हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है यहाँ पर, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें हमने अपनी ऑलरेडी 2 वीडियो यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। इसमें पहला हमारा लेजिस्लेशन था, दूसरा यहाँ पर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो लास्ट है और यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बहुत ज़्यादा, जो सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन के बारे में है, ये है फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल मतलब कि पैसा, यानी कि जो टैक्सेस हैं, टैक्स कौन लेगा यहाँ पर, कौन मतलब स्टेट यहाँ पर कौन से टैक्सेस को ले सकता है, और जो सेंटर है वो कौन से स्टेट को ले सकता है। और अगर सेंटर यहाँ पे स्टेट को, गवर्नमेंट जो यहाँ की सेंटर की वो ले रही है, तो वो उसको क्या स्टेट के साथ यहाँ पर शेयर करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी यहाँ पर, या नहीं करेगी। ये सारा जो यहाँ पे रिलेशन होना है ये आता है फाइनेंशियल रिलेशन के अंदर। तो ये आर्टिकल 268 से 293 तक ये दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट होने वाला है वो है एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर, कि यहाँ पर टैक्सेस को कौन यहाँ पर आयत कर सकता है, मतलब इम्पोज कौन कर सकता है यहाँ पर टैक्सेस को। ठीक है। इसमें क्या है, जो सबसे ख़ास चीज़ है यहाँ पर, जो ध्यान रखने वाली बात है हमारे लिए, कि जैसे लेजिस्लेशन एंड जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, उसके अंदर यहाँ पर 3 लिस्ट बताई गई हमारे अंदर। शुरुआत से हमने यही पढ़ा है। यहाँ पर सेंटर की अपनी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, स्टेट की अलग है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो यहाँ पर अलग अलग है। उनका काम करने का तरीका भी यहाँ पर अलग है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर। मगर यहाँ पर जब हम बात करेंगे फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। शुरुआत में नहीं था, हालांकि बाद में 2016 के बाद यहाँ पर आ गया। 101 अमेंडमेंट जब किया गया था, 101 अमेंडमेंट, तो उसके अंदर यहाँ पर जीएसटी को उसके अंदर लगा दिया गया था। उससे पहले यहाँ पर नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सेंटर है उसके पास 13 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, जिन पे वो यहाँ पर टैक्सेस को इम्पोज कर सकती है लोगों के ऊपर या कंपनीज़ के ऊपर। ठीक है, जो यहाँ पर कंपनीज चल रही हैं। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 82 से लेकर एंट्री नंबर, देखिए कहाँ तक जा रहा है, एंट्री नंबर 92 तक जाएगा ये। ठीक है। तो इसके अंदर बताया गया है कि सेंटर किस किस लेवल पे अपने जो टैक्सेस हैं वो यहाँ पर लगा सकती है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट से वो टैक्स वसूल कर सकती है यहाँ पर। तो मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बताऊंगा, जो आप पे भी करते हैं और आपको शायद मालूम भी नहीं होता है। बहुत से लोगों को मालूम होता है इस बारे में, बहुत से लोग नहीं जानते, वो अपना काम करते हैं, ख़त्म, कहानी, ज़्यादा चीज़ों में नहीं घुसते। मगर आप यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो आप जानें कि आप टैक्सेस जो दे रहे हैं वो किसको, किस चीज़ के लिए टैक्स दे रहे हैं। ठीक है। तो हम एंट्री नंबर 82 देखते हैं। इसमें आता है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। देखिए, जो एग्रीकल्चर है यहाँ पर वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। जब हम बात करें कि सेंटर जो इम्पोज करेगी फाइनेंशियल टैक्स, जो टैक्स इम्पोज करेगी वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर टैक्स इम्पोज करेगी, सीधी सी बात है यहाँ पर। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें एग्रीकल्चर यहाँ पर आता ही नहीं है, तो वो उसके ऊपर इम्पोज कैसे करेगी। यानी कि जो खेती करके किसान ने पैसा कमाया उसके ऊपर टैक्स जो इम्पोज करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती यहाँ पर। हाँ, इनकम टैक्स तो यहाँ पर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो खेती के अलावा है। यहाँ पर किसी कंपनी का है, आपने ट्रेड करा है, आपकी दुकान है, मतलब बड़े मॉल्स हैं, उनके ऊपर लगता है यहाँ पर टैक्स। हर जगह मतलब टैक्स यहाँ पर लगेगा आपके ऊपर, उसमें भी लिमिट है यहाँ पर। इनकम टैक्स के अंदर भी, वो अलग वीडियो में कभी बात करेंगे उस बारे में। हाँ, यहाँ पर ये है कि इनकम टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी सेंटर की, जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पर होगी उसमें। ठीक है। अब यहाँ पर आएगी दूसरा, क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम इंक्लूड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। तो सेंटर के पास यहाँ पर पावर है, वो ड्यूटीज़ लगाएगी। क्या करेगी, मतलब जो सामान को हम बाहर भेज रहे हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर सेंटर ड्यूटीज़ लगाएगी। ठीक है। अब और यहाँ पर एक्सपोर्ट की ड्यूटीज़ भी लगेंगी इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पर। देखिए, होता क्या है यहाँ पर कि जब हम पहले में तो था सब, वाकई में काफ़ी हद तक, आज के टाइम में ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आज चाहती है बढ़ावा करना कि इंडिया से ज़्यादा जो माल है वो एक्सपोर्ट हो। तो यहाँ पर क्या है, आप जानते होंगे एमएसएमई है, और जो दूसरे जो प्लान्स गवर्नमेंट ने, आज की जो गवर्नमेंट चल रही बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने स्टार्ट करे थे यहाँ से बहुत सारी योजनाएं दी, जिसमें जो एक्सपोर्टर हैं, जो इंडिया से सामान को बाहर भेज रहे हैं,
तो वो उनके ऊपर टैक्स लगाती थी पहले। अब इन्होंने क्या करा कि इसको टैक्सेस को कम करना शुरू कर दिया एकदम। मतलब यहाँ पर ये है कि आपने जो सामान बाहर भेजा उस पर आपको टैक्स देना तो होगा शुरुआत में, मगर जब आप बाद में दिखाएंगे कि भाई एक्सपोर्ट पर टैक्स देना अलाउड नहीं, ज़रूरत नहीं है टैक्स देने की और मैंने इतना इतना टैक्स दिया है, ठीक है, तो जीएसटी कमीशन में आप जाएंगे, उसको दिखाएंगे, वहाँ से आपको रिटर्न किया जाएगा कि आपने एक्सपोर्ट करा है इंडिया के बाहर, तो वो इस तरह से टैक्स दिया जाएगा, मतलब आपको वापस ही वो टैक्स मिल जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इंपोर्ट करने में भाई आपको ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो हैं वो आपको देने ही पड़ेंगे आज भी। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आज के टाइम में आपको नहीं देना, वो देना ही है अब भी। जो दूसरा यहाँ पर है वो कॉरपोरेशन टैक्स है, यहाँ पर जो कंपनीज़ के ऊपर लगना है या कॉरपोरेशन जो संस्थाएं हैं उन पे लगेगा यहाँ पर, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर आता है ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। सीधी सी बात है कि ज़मीन आपने कोई ख़रीदी, आप जानते होंगे कि आप कागज़ बनवाते हैं, ई स्टैम्प पेपर चल रहा है आज के टाइम में, जो कागज़ बनवाते हैं 100 रुपये कागज़ जिसको हम बोलते हैं, 10 रुपये कागज़ बनवा लो, 1000 रुपये कागज़ बनवा लो, ये चीज़ करवा लो, तो वो चीज़ जो होती है ना, वही चीज़ के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। जब हम रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं, एग्रीमेंट करवाते हैं, यहाँ पर आप जानते होंगे बहुत सारे एग्रीमेंट भी लोग करवाते हैं, एक कागज़ होता है, इसमें लिखा होता है नॉन जुडिशियल, ठीक है, तो ये उसी बारे में बात की जा रही है। कोई ज़मीन आप ख़रीद रहे हैं, जो ज़मीन खेती की नहीं है, तो उस पर टैक्स कौन लगाएगा यहाँ पर, जब आप खरीदते हैं उसको, तो वो लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर स्टेट गवर्नमेंट ही लगाएगी यहाँ पर। देन आता है यहाँ पर टैक्सेस अदर देन स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट्स, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे स्टॉक एक्सचेंज आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पर ये स्टॉक एक्सचेंज करना, ये करना वो करना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें टैक्स जो लगाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। स्टैम्प ड्यूटी जो लगती है उसके अंदर, कि जब आप सामान खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं, गवाह बनाते हैं किसी को अपना, तो वो गवाह कौन बनता है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाती है। गवाह बनने के बदले में वो कुछ पैसे लेती है यहाँ पर, वो हो जाएगा यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर, ट्रांजेक्शन जब आप करेंगे, पैसा जब आप, जैसे हम डिमांड ड्राफ्ट से पैसा करेंगे या चेक से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, तो वहाँ पर आपके ऊपर पैसे लगेंगे ट्रांजेक्शन। या फिर आप नेट बैंकिंग भी करेंगे, उसके अंदर आप बहुत सारे आप जानते होंगे, उसके अंदर अलग अलग ऑप्शन होते हैं पैसे करने के लिए, तुरंत पैसा भेजना है, बाद में पैसा पहुँचेगा, वो जो सिस्टम होता है सारा, उस पर ट्रांजेक्शन आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर। दूसरा है यहाँ पर रेट्स ऑन स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ लैंडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, डेबिनेचर प्रोसेसेस एंड रिसिप्ट्स। अब देखिए ये सारे जो टैक्सेस हैं, बहुत सारे टैक्सेस हैं, मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। आप चेक देंगे, चेक के आपको देने पड़ेंगे, ट्रांजेक्शन देनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। हालांकि जो आज के टाइम में आप देखते होंगे कि आपने चेक जो दिया उसमें आपको इतना नहीं देना पड़ता, मगर जो आज आपके टाइम देते हैं ना, आज के टाइम में अब वो आप जीएसटी के रूप में दे डालते हैं इसको, कई बार जीएसटी के चक्कर में दे डालते हैं इसको आपको, तो वही टैक्स यहाँ पर ये है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लगाएगी इसके ऊपर। देन आता है यहाँ पर टैक्सेस ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर वेयर सच सेल और परचेज टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाएगी सर्विसेज और सेल और परचेज के ऊपर टैक्स जो लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है हमेशा, हम जानते हैं इस पर तो, ठीक है। ये चीज़ कौन लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, जो कि न्यूज़पेपर के अलावा होगा यहाँ पर। जो ये सेल है इंटर स्टेट हो या कॉमर्स जो इंटर स्टेट हो, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट इंटर स्टेट पर नहीं लगा सकती टैक्स, की बात आपको ध्यान रखनी बिल्कुल हमेशा यहाँ पर, कि स्टेट जो गवर्नमेंट लगाएगी वो अपने देश के, अपने जो स्टेट है उसके अंदर ही लगाएगी टैक्स, बाहर नहीं लगा सकती यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर है, देन आता है 92C टैक्स ऑन सर्विसेज। इसको ख़त्म कर दिया गया है कि अब स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाएगी इसको, स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लगा सकती हैं, क्योंकि अमेंडमेंट 101 के अंदर 101 के अंदर क्या हो गया कि अब ये दोनों के हाथ में पहुंच गई, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं फ़िलहाल इसको। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर 28 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। इनकम टैक्स यहाँ पर लग सकता है स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए से भी। वो किस तरह से लगेगा, वो लगेगा एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, ठीक है।
अब एग्रीकल्चर इनकम जो है उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। बाकी जो हम सामान बन गया है, मान लीजिए चावल उगाया या फिर आलू की खेती करी, आलू के चिप्स बने, अब चिप्स बनेगा, चिप्स के ऊपर कौन टैक्स लगाएगी? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। हाँ, जो फसल है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है टैक्स यहाँ पर, जो उससे आमदनी होती है। दूसरा जो बताया था मैंने आपको कि एग्रीकल्चरल लैंड को अगर आप ख़रीदते हैं, अब स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, तो वो किसको देंगे? आप स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देंगे। ठीक है, सारा का सारा वही 3 चीज़ें यहीं पर आती हैं। ठीक है, बिल्डिंग है, लैंड से, उस पर टैक्स आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। जैसे आप जानते होंगे हाउस टैक्स नाम से एक टैक्स होता है यहाँ पर, उसको आप देते हैं। हाँ, यूनियन टेरिटरी है जो दिल्ली है, थोड़ा इसका हिसाब थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो अलग हो जाता है, वो आप सेंटर को देते हैं, स्टेट को, क्योंकि दिल्ली में क्या है, DDA होती है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या फिर वक्फ बोर्ड होती है। अगर लैंड वक्फ बोर्ड का है तो वहाँ पर आप टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जबकि यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर ये फिर भी। तो दिल्ली को ना मान गया, किसी दूसरे स्टेट को देखते हैं हम, हरियाणा उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ पर आप स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर हाउस टैक्स एक तरह से देंगे। अब कोई इसमें बचता है यहाँ पर, हाँ ठीक है, अब आ गया एंट्री नंबर 54 आ गई यहाँ पर, टैक्स ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एंट्री 92 ऑफ लिस्ट 1। समझ लीजिए इस बात को कि आप सेल और सर टैक्स और परचेज के ऊपर आप टैक्स लगा सकते हैं न्यूज़पेपर के अलावा। अब जो यहाँ पर कहा गया है कि एंट्री नंबर 92A लिस्ट 1, यानी कि जो यूनियन की लिस्ट है वो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर टैक्स लगा सकती है, मगर सेंटर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर नहीं लगा सकती उसके ऊपर। टैक्स ऑन व्हीकल ये स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। टोल्स हैं, जो सड़कें होती हैं, हाईवेज होती हैं, पर टोल बने हुए होते हैं, उन पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स यहाँ पर लगाएगी, सेंटर नहीं लगाएगी। फिर आता है, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ, ये यहाँ पर ये सिंपली जो है यहाँ पर ये चीज़ हमने कंप्लीट कर ली। बाकी आप इसको देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि बनाऊंगा तो मैं बहुत सारी लंबी वीडियो यहाँ पर हो जाएगी मेरी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या डाला है कि जो एग्जाम्पशन है इसके ऊपर एक्सपेक्शन जो लगाई गई है नई 101 अमेंडमेंट जब यहाँ पर किया गया, तो उसके अंदर गुड्स और सर्विसेज जो टैक्स है उसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाला गया है यहाँ पर कि स्टेट और सेंटर यहाँ पर टैक्सेस लगा सकती है। अब बात यहाँ पर कैसे आती है कि कलेक्ट कौन करेगा? अगर हम बात करें टैक्स को, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस कलेक्ट कौन करेगा, या फिर जो इनकम टैक्स है काफ़ी हद तक उसको कलेक्ट कौन करेगा? यहाँ पर उसको कलेक्ट करेगी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं उसको कलेक्ट करेंगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो कितना कितना किसी स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एक अलग ऑप्शन है, यहाँ पर कभी बात करेंगे किसी वीडियो के अंदर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टैक्सेशन पावर ऑफ दिस स्टेट। स्टेट जो टैक्स लगा सकता है उसकी जो पावर है उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स लगा सकती है। प्रोफेशनल टैक्स मीन्स कि आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, आपकी जो सैलरीज है उसमें से कुछ पैसे कटते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो प्रोफेशनल टैक्स होता है। ठीक है, कॉलिंग है, ऑक्यूपेशन है, ट्रेड है, उसमें पैसे कटते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसमें आपको 2,500 रुपये महीने के अंदर देने होते थे पहले के टाइम में, अब भी शायद यही है या फिर चेंज करा है गवर्नमेंट ने। तो अगर किसी आप करते होंगे काम सरकारी संस्था के अंदर तो वहाँ पे आपको देखने में आसानी से मिल जाएगा ये चीज़। क्या करेंगे तो आप इसको यहाँ पर देख पाएंगे। और इसको कलेक्ट कौन करता है? स्टेट की पावर यहाँ पर पावर है कि वो खुद कलेक्ट करे इसको, मगर स्टेट ये काम देता है यहाँ पर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं उसको ये काम दिया जाता है कि आप इस टैक्स को कलेक्ट करके हमें दे दीजिए। तो दिल्ली में आप क्या देखेंगे, अगर यूनियन टेरिटरी दिल्ली हालांकि, मगर थोड़े से यहाँ पर स्टेट के बाइस पाए जाते हैं दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर जो टैक्स कलेक्शन होता है यहाँ पर वो MCD करती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। ऐसे ही मुंबई में देखेंगे तो बॉम्बे की जो म्यूनिसिपैलिटी है वो कम यहाँ पे कलेक्ट करेगी। यहाँ पर अलग अलग स्टेट के अंदर जो है ऐसे ही काम चलता है फिलहाल। तो दूसरा यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है, टैक्सेस ऑन द सेल परचेज ऑफ प्रोडक्ट कैन बी इम्पोज बाय स्टेट अदर देन अ न्यूज़पेपर, हाउएवर द स्टेट्स एबिलिटी टू लेवी अ टैक्स सेल टैक्स इन लिमिटेड बाय 4 फैक्टर्स। अब यहाँ पर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है सेल और परचेज पर सामान के। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, प्रोडक्ट्स पे लगाएगी, गुड्स पे सर्विस पे नहीं लगाएगी यहाँ पर टैक्स।
जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर नहीं है कि वो जो सर्विसेज टैक्स हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर लगाए। वो काम जो करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्पोज भी की गई है। इसके ऊपर लिमिटेशन क्या है, यहाँ पर देयर कैन बी नो टैक्स ऑन सेल और परचेज मेड आउटसाइड ऑफ स्टेट। अगर एक स्टेट के अंदर का सामान दूसरे स्टेट में बिकता है वो जाके, तो आप उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। उसके ऊपर जो टैक्स लगाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, क्योंकि वो इंटर स्टेट हो रहा है यहाँ पर। तो वो काम कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। नो टैक्स कैन बी levied ऑन सेल और परचेज मेड ड्यूरिंग द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसेस। अगर एक्सपोर्ट कोई सामान किया जा रहा है इंडिया से बाहर, मान लीजिए सामान बना उत्तर प्रदेश के अंदर और गुजरात से वो बंदरगाह से होता हुआ किसी दूसरे देश में के बिक रहा है वो सामान, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती एक्सपोर्ट करते हुए भी। और हालांकि तो आपके हम टाइम में देखें तो जो एक्सपोर्ट टैक्स है वो तो ना के बराबर ही है यहाँ पर। हाँ, इंपोर्ट में क्या है, आपको इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी और प्लस यहाँ पे साथ में आपको जीएसटी भी देना पड़ता है। आज के टाइम में दो टैक्स आपके ऊपर लगेंगे, एक के ऊपर एक। वजह क्या है कि जो इम्पोर्ट है हमेशा गवर्नमेंट चाहती है कि भाई वो कम से कम हो, क्योंकि जो फॉरेन रिजर्व होते हैं इससे वो कम होते हैं देश के। जब हम सामान बाहर से खरीद रहे हैं तो वो गवर्नमेंट बढ़ावा देती है कि हम आपको एक्सपोर्ट करने का बढ़ावा दे रहा है, सामान बनाइए, बेचिए और आमदनी करिए, इससे बाहर का पैसा हमारे पास आएगा। खैर, बात यहाँ पे क्या थी कि स्टेट गवर्नमेंट कोई सामान को अगर बेचती है दूसरे स्टेट में या फिर जो इंडिया के आउटसाइड बेचती है, तो वो उस पर टैक्स नहीं लगाएगी, वो टैक्स लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर। ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इन कोर्स ऑफ इंटरेस्ट ट्रेड, इंटर स्टेट कॉमर्स एंड ट्रेड, नो टैक्स कैन बी इम्पोज बाय द स्टेट ऑन सेल परचेज। कि सेल और परचेज जैसे इंटर स्टेट हो रहा है, कैसे, मान लीजिए यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है। हरियाणा से कोई सामान खरीद के गया गुजरात में, तो यहाँ पर जो गुजरात है बीच में सामान ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ से होके जाएगा, तो उसके ऊपर टैक्स यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, वो लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि जो राजस्थान गवर्नमेंट है बोल सकती है कि भाई हमारे ज़मीन पे होकर जा रहा है, मगर उसके पास पावर नहीं है कि वो इस पर टैक्स को यहाँ पर लेगी। फिर आता है अ टैक्स लिव्ड ऑन सेल और परचेज ऑफ कमोडिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय पार्लियामेंट टू बी स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट लिमिट्स एंड रिक्वायरमेंट। कुछ सामान है जिसको बेचना चाह रही है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब वही इंटर स्टेट वाला हिसाब है यहाँ पर कि कोई सामान है उस पर यहाँ पर जो हम टैक्स को लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कमोडिटीज़ है यहाँ पर। तो पहले जो यहाँ पर जो क्या है कि इंटर स्टेट हो रहा है और पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंस में वो चीज़ आती है यहाँ पर। सपोज़ कर लीजिए कोई सामान बाहर ही भेजना है हमें, इंटर स्टेट में पहले आएगा फिर जाएगा वहाँ से बाहर, तो वो क्या है कि पार्लियामेंट्स की लिमिट्स और जो एजमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसमें आता है वो यहाँ पर। अब देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि स्टेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर यहाँ पर क्या है, देखिए, द स्टेट कैन नॉट लेवी अ टैक्स ऑन द सेल और इलेक्ट्रिसिटी इफ इट इज़ कंज्यूम बाय और सोल्ड ऑन टू द सेंटर। देखिए, कोई बिजली डिपार्टमेंट है, आप जानते हैं कि स्टेट के पास पावर है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बिजली पर चार्जेस लगाएगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चार्जेस लगा सकती है यहाँ पर। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको सिर्फ चार्जेस यहाँ दिखाई दे, यहाँ पर उल्टा आपको सब्सिडी मिल रही है दिल्ली के अंदर। तो आज के टाइम में किसी दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लगाती भी है वाकई में। मगर अब मान लीजिए उसी स्टेट के अंदर कोई बिल्डिंग है, वो सरकारी बिल्डिंग है यहाँ पर, या फिर सरकारी संस्था है, मान लीजिए रेलवे ही है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो रेलवे है उसको बिजली बेच रही है यहाँ पर अपने जो डिपार्टमेंट के ज़रिए से। मगर जो बिजली की जो मूल राशि है वो स्टेट को देनी पड़ेगी, बिजली जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पर। मगर उसके ऊपर कोई टैक्स यहाँ पर नहीं देगी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो रेलवे है, ठीक है, चाहे वो मेंटेनेंस में हो, रेलवे में हो या कहीं पर भी वो इस्तेमाल हो यहाँ पर। दूसरा फिर यहाँ पर आता है वाटर के ऊपर। अ स्टेट कैन लेवी अ फी ऑन वाटर एंड पावर सोल्ड टू एन इंटर स्टेट रिवर अथॉरिटी कंस्टिट्यूट बाय पार्लियामेंट टू गवर्नर डेवलप द रिवर। इसमें क्या है यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर क्या है कि जो सेंटर है पार्लियामेंट, मान लीजिए दो स्टेट हैं, एक यहाँ पर तमिलनाडु हो गया और ऊपर हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि नदी बहकर आ रही है
और इसमें यहाँ पर आकर से बन गया है हाइड्रोलिक पावर स्टेशन, जो टरबाइन लगी होती है, जो बांध बनता है, वहाँ बिजली बन रही है। और बनवाता कौन है इसको? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही बनवाती है अक्सर डैम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, उस जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स लगा सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स भी लगा दी क्योंकि उनकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर, और जो बिजली है वो उनके स्टेट के अंदर बन रही है, तो भाई उसको तो आमदनी चाहिए उस चीज़ से, तो वो उस पर टैक्स यहाँ पर लगा सकती है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर उस पर टैक्स लगाना चाहेगी, इसमें क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को गवर्न बनाना पड़ेगा उसके लिए एक्ट के, हम इसके ऊपर जो ये चल रहा है यहाँ पर काम, ये बिजली बन रही है या फिर जो दूसरा काम इसके ऊपर हो रहा है, तो उसमें हमें चाहिए यहाँ पर टैक्स लगाना। तो वो बिल बनाएगी, बिल पहुँचेगा गवर्नर के पास। अब गवर्नर के पास ये पावर है, हालांकि गवर्नर ऐसा करेगा ही कि वो उसको फैसले को डायरेक्ट पास नहीं करेगा यहाँ पर बिल को, वो उसको रिजर्व कर लेगा प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट को मैं कंसर्न करूँगा, फिर जो प्रेसिडेंट यहाँ पर कहेंगे फिर वो होगा यहाँ पर। यानी कि प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर? जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है सॉरी यहाँ पर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही यहाँ पर कैसे नुमाइंदा होता है प्रेसिडेंट, तो चेहरा तो वही होता है ना, काम तो उसके चेहरे पे ही होता है यहाँ पर। तो अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो कैबिनेट है, जो वो यहाँ पर चाहेगी, क्योंकि जो बांध है वो तो बनाया उन्होंने ही है, अगर वो चाहेंगे कि वही परमिशन मिल जाए स्टेट को टैक्स लेने की तो वो दे देंगे, अगर वो नहीं चाहते तो वो बिल यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर तो पहला हमारा हो गया एलोकेशन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, किसके पास कितनी पावर है, सेंटर के पास कितनी है, जो स्टेट के पास कितनी है यहाँ पर। अब आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो टैक्स हमने कलेक्ट तो कर लिया अब यहाँ पर स्टेट ने, जिसमें हमने बात कर ली थी कि एलोकेशन, किसके पास कितना कितना टैक्स लेने का जो पावर है यहाँ पर स्टेट के पास और जो सेंटर है उसके पास, और किस किस से टॉपिक में कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर को स्टेट लेगा, कौन से सब्जेक्ट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेगी टैक्स यहाँ पर। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, टैक्स तो हमने ले लिया, हमारे पास जो पैसा है वो तो आ गया अब हमारे पास, अब पैसे का बंटवारा कैसे होगा, खर्चा जो करना है, तो इसके लिए हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रावधान किए गए थे। हालांकि बाद में कुछ इसमें चेंजेस किए गए यहाँ पर। कब कब चेंजेस हुए इसके अंदर? 80th अमेंडमेंट होता है यहाँ पर 2000 में यहाँ पे 80वां अमेंडमेंट होता है। देन अभी कुछ लास्ट टाइम 6 साल पहले यहाँ पर 5-6 साल पहले 101st अमेंडमेंट होता है यहाँ पर 2016 के अंदर। जो आज के टाइम में करंट सिस्टम चल रहा है यहाँ पर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का, वो इन दोनों अमेंडमेंट के ज़रिए से जो चेंजेस किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही आज के टाइम में चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये जो 80th अमेंडमेंट है यहाँ पर, इसको रिकमेंडेड किया था यहाँ पर 10th फाइनेंशियल कमीशन ने। 10th फाइनेंशियल कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स को कलेक्ट करती है, अब वो टैक्स कौन कौन सा यहाँ पर होता है, इनकम टैक्स होता है एक तो यहाँ पर, दूसरा कॉरपोरेशन टैक्स होता है यहाँ पर। ये दो तरह के जो टैक्स हैं ये दोनों इनकम टैक्स के अंदर आते हैं। और दूसरी जो यहाँ पर ड्यूटीज स्टेट जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है यहाँ पर, उसका 29% हिस्सा उसको स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए यहाँ पर। मतलब मान लीजिए उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 रुपये यहाँ पर से कलेक्ट करे पूरे मिला के उन्होंने, तो 100 में से उनको कितने रुपये कर बांटने हैं यहाँ पे? 29 रुपये बांटने हैं। ठीक है, 29% यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल पे हो गया यहाँ पर। अब तो खैर करोड़ों के अंदर गवर्नमेंट यहाँ पे कलेक्ट करती है, अरबों के अंदर होता है कलेक्ट यहाँ पर, करोड़ों के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, अब जो स्टेट है उसकी ज़रूरत के हिसाब से या फिर जो स्टेट से रेवेन्यू कलेक्ट हुआ उसके हिसाब से अब वो कैसे बांटेगी गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। क्योंकि हम इसमें इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि जो ये टैक्सेस का सिस्टम है, टैक्सेशन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो काफ़ी लंबा हो जाएगी हमारी वीडियो। इसलिए हम जो बुक है हमारी लक्ष्मीकांत या हम जो दूसरे सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वीडियो बनाने के लिए, उसके अंदर दायरे में रहेंगे, उससे हम बाहर नहीं जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फ़िलहाल बात यहाँ पे क्या गई कि जो आज के वक्त में क्या है कि 80th अमेंडमेंट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, और 101st को भी अमेंडमेंट को भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि GST टैक्स है यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाता है यहाँ पर। तो 29% यहाँ पर जो सेंटर पर टैक्स आता है वो उसको बांटता है जो स्टेट गवर्नमेंट से उनके साथ यहाँ पर। इसे हम बोलते हैं
कि ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन पर जो टैक्सेस है उसको बांटने की स्कीम यहाँ पर कहलाती है। और अफेक्टेड कब हुई थी यहाँ पर, हालांकि जब ये अमेंडमेंट हुआ इससे पहले इसको वहाँ पर लगा दिया गया था, मगर इसमें चेंजेस नहीं हो पाए थे उस टाइम तक। तो ये 1996 के अंदर 1 अप्रैल को ये लागू हो चुका था यहाँ पर। इसमें क्या था बताया मैंने आपको कि जो सेंटर के जो टैक्सेस की पावर थी बता चुका हूँ मैं आपको, कॉरपोरेशन एंड कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं, जो कि टैक्स सेंटर से इकट्ठी करेगी उसको क्या करेगी, जो स्टेट है उनके साथ यहाँ पर बांटेगी यहाँ पर। देन आता है हमारा 101st अमेंडमेंट 2016। इसमें क्या किया गया कि जो सेंटर के पास पावर थी और जो स्टेट के पास पावर थी यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाने की, उन दोनों को उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया यहाँ पर। स्टेट लिस्ट से उठाकर उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया और जो यूनियन लिस्ट है वहाँ से भी उसको हटा दिया गया। यानी कि अब जो गुड एंड सर्विस टैक्सेस हैं यहाँ पर उनको स्टेट भी लगा सकती है और जो सेंटर है उसको भी लगा सकती है। जैसे कुछ चीज़ें आप लेते होंगे तो आप देखते होंगे SCGST यानी कि स्टेट का सर्विस टैक्स है वो यहाँ पर, या फिर गुड टैक्स है यहाँ पर। CGST यानी कि सेंट्रल GST यहाँ पर हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। तो ये टैक्सेस अब दोनों गवर्नमेंट्स मिलके लगाती हैं हमारे जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं उसके ऊपर। इनकम टैक्स इसके अंदर नहीं आता, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इनकम टैक्स सेंटर के पास आज ही पावर है कि वो लगाएगी, और जो स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह जो होती हैं वो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस से वो बिल्कुल ही अलग है। इस बात को आपको ध्यान रखनी पड़ेगी हमेशा यहाँ पर, ठीक है। दोनों मिला के यहाँ पर लॉ बना सकते हैं, ये मैंने समझा दिया है आपको। अब यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस किए गए थे इसके अंदर, तो वो तो समझा पाना एकदम से मेरी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अपने आप में ये खुद ही GST बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं समझा नहीं पाऊँगा इसको काफ़ी छोटी सी वीडियो के अंदर ही यहाँ पर, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी यहाँ पर। ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम क्यों लेकर आए। उन्होंने ये कहा कि देश के अंदर जो इंटर स्टेट यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए कि देश के एक राज्य के अंदर जो स्टेट है जितना टैक्स एक स्टेट लगा रहा है, वहीं कोई टैक्स दूसरा जो स्टेट है वो कम टैक्स लगा रहा है, कोई तीसरा स्टेट है वो उसी सब्जेक्ट के ऊपर या फिर जो सर्विस है या फिर गुड्स हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगा रहा है। तो इसको हम ख़त्म करने के लिए यहाँ पर कि देश के अंदर हम कॉमन मार्केट को, नेशनल मार्केट को यहाँ पे ग्रो करेंगे, इसलिए हमने ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया कि देश के अंदर जो भी चीज़ होगी, चाहे वो कहीं भी बन रही हो, कोई भी सर्विस हो, कोई भी गुड्स हो, वहाँ पर सामान हो, उस पर एक जैसा टैक्स लगना चाहिए, मतलब एक ही परसेंटेज पर टैक्स चाहिए। इसमें 5% है, 8% है, 18% यहाँ पर टैक्स लगता है, वो चीज़ यहाँ पर लगाई गई। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे उसको हटा के यहाँ पर एक जैसा टैक्स बना दिया गया। इसमें कौन कौन से टैक्स हैं, तो यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, इसको मैं डिफ़ाइन भी नहीं कर पाऊँगा। तो देखिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, और इंटरटेनमेंट टैक्स जैसे कि आपने कभी देखा होगा यहाँ पर कि आप जो रेलवे के सिनेमा के टीवी टिकट्स खरीदते थे पहले ज़माने के अंदर, काफ़ी टाइम पहले 2016 से पहले की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो उसमें यहाँ पर टैक्स इस तरह से लिखा जाता है कि इंटरटेनमेंट टैक्स होता था, अलग से लिखा हुआ कायदा। वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम वैट बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, सेंट्रल टैक्स, सेल टैक्स, तो ये बहुत सारे यहाँ पे परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स और भी बहुत सारे टैक्सेस यहाँ पे उनको लाकर गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST के अंदर लाके रख दिया गया। फिर वही सामान के हिसाब से कि ये सामान इतना महंगा है तो इसके ऊपर हम ये इतना टैक्स लगाएंगे, इतना % टैक्स लगेगा, वो अपने आप में अलग चीज़ है। उसमें कभी हम मौका मिला तो बात करेंगे, इसी वीडियो में ज़रूर डिस्कशन करेंगे उसका। फिर दूसरी चीज़ क्या जो ये अमेंडमेंट हुआ 101st में, इसमें दूसरा क्या किया गया, वो किया गया यहाँ पर कि आर्टिकल 268A को बिल्कुल ही उड़ा दिया गया यहाँ पर से, और जो उसकी एंट्री थी यहाँ पर 92C, उसको यहाँ से यूनियन लिस्ट से हटा दिया गया। इसमें क्या था, जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो के जो अभी मेरा पीछे हमें दिखाया था, अभी उसके अंदर मैंने दिखाया था कि एंट्री नंबर 90 सूट क्या कहती है यहाँ पर कि जो सेंटर के पास पावर है वो यहाँ पर सर्विस टैक्सेस लगा सकती है। अब भी सर्विस टैक्सेस यहाँ पे लगा सकती है यहाँ पर जान के, मगर सेंटर और जो स्टेट है दोनों मिलकर लगा सकती हैं अभी यहाँ पर। हाँ, अगर किसी चीज़ पे स्टेट ने कानून बनाया है और वो टैक्सेस वसूल कर रही हैं वहाँ पे, और वहीं पर दूसरा के जो यहाँ पर अमेंडमेंट करके किसी ने जो सेंटर है उसने बना दिया एक्ट, तो यहाँ पर जो सेंटर है उसकी चलेगी कि डोमिनेंस किसका है, सेंटर का यहाँ पे होगा, क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट की बात कर रहा है सेंटर यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये जो 26A है और 92C है, जिसको 2013 के 3 के अंदर 88वें अमेंडमेंट शामिल किया गया था, उसको हटा दिया गया है यहाँ से। अब यहाँ पर जो हमने बात करी है कि कौन कौन से टैक्सेस हैं, किस तरह से लगेंगे, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा, थोड़ा सा हम देखते हैं कौन कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 80th अमेंडमेंट और 101st जो यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए हैं। तो पहला यहाँ पर आता है इसके अंदर, टैक्सेस लेविड बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। 268 आर्टिकल नंबर 268 क्या कहता है इसके अंदर कि जो टैक्सेस है उसको लेविड कौन करेगा, यहाँ पर सेंटर करेगा। सेंटर यहाँ पे मतलब टैक्सेस को लगाएगा, मगर कलेक्ट कौन करेगा, यहाँ पर उसको स्टेट कलेक्ट करेगा, उसको अप्रोप्रिएट यहाँ पर इकट्ठा करेगा, यहाँ पर जमा करेगा, फिर उसको सेंटर को बांटेगा, देगा अपने हिस्से में से जो बनता है सेंटर का यहाँ पे से। इसमें क्या क्या आता है, यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटीज़ ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमिसरी नोट्स, पॉलिसीज़ ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड अदर्स। सीधे से हम इसका एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी और बिल एक्सचेंज पर। इसमें क्या है कि हम कोई चीज़ ले रहे हैं, बेच रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है हमें यहाँ पर। जैसे कि आप कभी जाते होंगे या फिर अब मान लीजिए कुछ एग्रीमेंट वगैरह करते हैं तो अब स्टैम्प ड्यूटी देते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर सेंटर स्टेट के नहीं उसको कलेक्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो स्टेट सेंटर जो है अपने जो मशीनरी है उसको लगा सकती नहीं है इस काम के लिए, तो ये काम जो है सेंटर लगाएगी, स्टेट उसको इकट्ठा करेगी, बाद में वो फिर सेंटर को दे डालेगी जिसका परसेंटेज बनता है यहाँ पर। ठीक है, इसे हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये पार्ट नहीं है यहाँ पर कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया का, कि इंडिया के लिए ही इस्तेमाल होगा अकेला, यहाँ पर ये उस तरह का पार्ट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेट को असाइन किया गया है यहाँ पर। दूसरा आता है यहाँ पे टैक्स लेविड एंड कंट्रोल्ड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू द स्टेट। यानी कि जो इस सेंटर है वो टैक्स को लगाएगी भी यहाँ पर और टैक्स को कलेक्ट भी करेगी, मगर असाइन किसको कर देगी, सेंटर को कर देगी यहाँ पर, स्टेट को, सॉरी यहाँ पर। अब ये मतलब क्या है इसका निकल के जो आ रहा है, आर्टिकल 269 ये बात करता है इस बारे में कि जो टैक्सेस हैं सेंटर ने इकट्ठे करे, लगाए भी और सौंप किसको दिए, स्टेट गवर्नमेंट को सौंप डाले कि भाई लो रखो इसको, काम करो, या फिर हमें दे देना जब चाहिए होगा उनको, जो भी मतलब हिसाब होगा इसके अंदर। इसमें क्या है, सेल और परचेज के ऊपर लगेगा ये टैक्स, न्यूज़पेपर को छोड़कर, जो कि यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स होगा इसके अंदर। यानी कि एक राज्य से जो दूसरे राज्य में सामान जब जाएगा, बिकेगा, जो बेचने वाला है, जो ख़रीदने वाला है, जो वो टैक्स देगा यहाँ पर, जो खरीदने वाला टैक्स देगा यहाँ पर। तो जब अगर ये मान लीजिए कोई चीज़ है यहाँ पर राजस्थान है, तो उसने सामान ख़रीदा हरियाणा से, तो हरियाणा में बैठा बंदे को टैक्स यहाँ पे से, मतलब ये टैक्स तो इसको देगा, मगर जो ये बिल बनाएगा जीएसटी का, उसमें टैक्स ये इस पर्सन से लेगा और देन ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर डालेगा, जो बाय सेलर है यहाँ पर। दिया तो इसने, इसको इनडायरेक्ट टैक्स पहुँचेगा यहाँ पर। लगाया किसने है यहाँ पर, सेंटर ने लगाया, क्योंकि इंटर स्टेट हो रहा है। अगर स्टेट के अंदर होगा तो उसके पास पावर नहीं है कि स्टेट इसके ऊपर लगा सके, मगर 101 जो अमेंडमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा हो सकता था, मगर इससे पहले ऐसा नहीं था कि अगर स्टेट के अंदर अंदर हो रहा है तो सेंटर, स्टेट लगाएगी गवर्नमेंट, स्टेट के दो स्टेट के बीच में हो रहा है तो सेंटर लगाएगी। अब यहाँ पे वही चीज़ें दो स्टेट बीच हो रहा है तो यहाँ पर सेंटर लगाएगी, मगर असाइन कर डालेगी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को। दूसरा क्या है यहाँ पर, कंसाइनमेंट ऑफ गुड इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, जो पार्सल्स जाते हैं बड़े बड़े, कंसाइनमेंट कहते हैं जिनको, हम डिब्बे में पैक हो जाता है माल या लिफाफे के अंदर जाता है पैक हो के माल, तो उसके ऊपर अगर वो इंटर स्टेट के अंदर हो रहा है तो उसे भी काम टैक्स कौन लाएगी, सेंटर गवर्नमेंट लाएगी और स्टेट गवर्नमेंट को वो देगी। जो भी इनका परसेंटेज बनता होगा स्टेट का यहाँ पर, उसको वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिमांड मतलब कर डालेगी यहाँ पर। साथ में ये कंसोलिडेशन डेटेड फंड ऑफ इंडिया का भी पार्ट नहीं है, ये क्या है मैं अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा आपको। ठीक है, कंसर्न स्टेट इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल लाइट डाउन बाय द स्टेट। देखिए, दे आर द असाइन टू द कंसर्न स्टेट। ये जो भी स्टेट है यहाँ पर, जैसे मैंने समझाया ना आपको कि एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार है, इनके बीच दो टैक्स, दोनों के बीच व्यापार हो रहा है। तो इस जो सेंटर होगा, जो पार्लियामेंट की गवर्नमेंट जो बैठी है, वो इससे बात करेगी कि हाँ भाई आपके यहाँ जो काम हो रहा है इसके अंदर
और ऐसे ऐसे यहाँ पे हम टैक्स लगा रहे हैं, हम कलेक्ट करेंगे, बाकी जो बचेगा जो बनता है आपको वो दे दी जाएगा यहाँ पर। जितना आपका बनता है वो आप दोनों को मिल जाएगा यहाँ पर। ये टैक्स का यहाँ पर कहना है इसके अंदर। तीसरा है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन कोर्सेज ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड ऑन कॉमर्स आर्टिकल 269 ए 269 ए आर्टिकल क्या कहता है यहाँ पर, वही चीज़ को समझा रहा है यहाँ पर कि जो इसमें एक पार्ट जोड़ा गया बाद में। क्या कहता है ये, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST ऑन सप्लाई इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स आर लेविड एंड कंट्रोल बाय द सेंटर। कि ये जो है सेंटर इसको लगाएगा और टैक्स कौन करेगा, इसको सेंटर ही करेगा। इसको ही फर्दर ये एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, बट दिस टैक्स इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट ऑफ GST काउंसिल। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो कंसर्न स्टेट है, दो स्टेट थे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कंसर्न स्टेट्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर, उनके बीच पार्लियामेंट ने पहले ही तय कर दिया होगा। ये स्टेट यहाँ पे GST काउंसिल होती है, GST काउंसिल होती है जो GST को कंट्रोल करती है कि हाँ दो स्टेट पे जब व्यापार हो रहा है तो इस स्टेट को इतना पैसा मिलेगा उस व्यापार के अंदर। मान लीजिए मतलब 100 रुपये कमाएंगे तो मान लीजिए मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, टैक्स ये चीज़ पे लग गया 18% टैक्स लग गया मान लो, तो 18 में से 2% मतलब 6% आपका, 6% मेरा, 4% बचता है वो हमारा, 6 से 12 बचते हैं यहाँ पर 8% यहाँ पर 6% और बचता है, तो भाई 6 हमारा हो जाएगा। इतना इतना हम बांटेंगे यहाँ पर तीनों मिलकर, सेंटर भी दोनों स्टेट भी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तय कौन करेगा, GST काउंसिल करेगी, रिकमेंडेशन करेगी पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट में जब अमेंडमेंट होगा इस बारे में, कानून बनेगा तो वो तय करेगा इसमें। अब आता है यहाँ पर डी, टैक्सेस लेविड एंड कंट्रोल बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आर्टिकल 270। एक तरह से ये इस बात को कहता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो क्या है यहाँ पर, सेंटर ही लगाएगी, सेंटर ही कलेक्ट करेगी, मगर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी स्टेट के और किसके बीच में, अपने बीच में। अब यहीं पे वो चीज़ आती है, क्या है, ड्यूटीज़ एंड टैक्स रेफर टू इन आर्टिकल 268, 269 ए मेंशन अब जो हमने पहले पढ़ लिए हैं, वही जो अपनी टैक्स बात करिए ना कि सेंटर इकट्ठा करेगी और सेंटर ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी यहाँ पर स्टेट और सेंटर के बीच में। जो मतलब जितने भी कंसर्न स्टेट यहाँ पर होंगे, 2 स्टेट ही होने ना वैसे तो यहाँ पर। सरचार्ज ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर इन आर्टिकल 271, जो ये बताया गया है 271 के अंदर जो हम बात करने वाले हैं हम यहाँ पर, ठीक है। एनी सीज लेविड फॉर स्पेसिफिक पर्पज द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ दीज टैक्सेस एंड ड्यूटीज प्रिस्क्राइब द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन कि जो ये टैक्सेस लगेंगे स्पेशल पर्पस जो प्रोसेस हैं उनके लिए, फिर भी मतलब जो बन के आएगा यहाँ पे जो आमदनी होगी, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के भाई कितना कितना डिवाइड करना है। मतलब वही है कि पार्लियामेंट डिवाइड करेगी यहाँ पर, अगर प्रेसिडेंट की बात आ रही है तो। फिर आता है यहाँ पे सरचार्ज और सर्टेन टैक्सेज एंड ड्यूटीज फॉर पर्पस ऑफ सेंटर, आर्टिकल 271 टू 71। क्या कहता है ये आर्टिकल, क्या है कि द पार्लियामेंट कैन गेट एनी टाइम लेवी द सब चार्ज ऑन टैक्सेज एंड ड्यूटीज रेफर इन आर्टिकल 269 एंड 270 जो बता दिए गए हैं ऊपर। द पर्पज ऑफ सच सरचार्जेस गो टू सेंट्रल एक्सक्लूसिव, इन अदर वर्ड द स्टेट हैव नो शेयर इन दीज सरचार्जेस। मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए किसी चीज़ के ऊपर टैक्स लग चुका है पहले से, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस लगे हुए टैक्स के ऊपर भी और ऊपर से टैक्स को थोप रही है। अब जो सेंटर ने अपना आप और यहाँ पे टैक्स थोपा है वो उसमें से 1 रुपया भी से स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगी यहाँ पर। ये कहा जाता है सरचार्जेस। यहाँ पर इसमें क्या है कि जो एग्जेम्प्टेड है वो क्या होगा, यहाँ पर GST में नहीं लगाएगी। इनकम टैक्स मतलब मान लीजिए लगा हुआ है पहले से, तो वो डिवाइड हो रहा है क्योंकि हमने कहा है ना कि अमेंडमेंट यहाँ पर जो 80 अमेंडमेंट जो है आर्टिकल, वो जो 80 अमेंडमेंट हुआ जिसमें कहा गया कि भाई 29% आपको बांटना है, ठीक है, जो आपने कलेक्ट करा है
वो तो कलेक्ट करा है यहाँ पर। अब वो सरचार्जेस मतलब गवर्नमेंट मान लीजिए और लगाती है यहाँ पर, उसमें से वो नहीं बांटेगी, वो अपने पास ही रखेगी। जो उन्होंने वैसे कहा था नॉर्मल जो चार्जेस थे वो देगी वहाँ से बांट के वो। फिर आता है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स लेविड एंड कंट्रोल एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट। स्टेट के पास यहाँ पे कितने थे, 18 यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस यहाँ पर लगा सकती थी। वहीं जो सेंटर के पास 12 टैक्स, यहाँ पर 12 सब्जेक्ट थे यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि भाई यहाँ पर क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्सेस को लगाएगी, इस टैक्सेस को वो लेगी यहाँ पर। ठीक है, ये काम स्टेट गवर्नमेंट का होगा यहाँ पर। स्टेट एक्सक्लूसिवली मतलब यहाँ पर स्टेट का यहाँ पर हिस्सेदारी होगी, स्टेट इसमें रखेगा यहाँ पर। जो इसमें स्टेट की लिस्ट के अंदर 18 जो तक जो टैक्स दिए गए थे, जो मैंने अभी आपको एंट्री दिखाई थी पीछे वीडियो के अंदर, वो चीज़ें यहाँ पर। लैंड रेवेन्यू, अब ये जो लैंड रेवेन्यू है ये मेनली जो होगा वो एग्रीकल्चर जो लैंड होगा उससे आने वाला है यहाँ पर है। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये तीनों ही मैंने बता दिए थे आपको पहले कि जो स्टेट के पास जो यहाँ पर पावर है वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ज़्यादातर होती है। नॉन जो एग्रीकल्चर लैंड है और सक्सेशन वहाँ पर होता है या बेचते हैं खरीदते हैं उसको, तो वो सेंटर के पास टैक्स जाता है, स्टेट के पास उसका टैक्स नहीं जाता अक्सर। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे ज़मीन है डीडीए है, अगर डीडीए की ज़मीन है वहाँ पर तो वो टैक्स जाएगा सीधा का सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये बात ध्यान रखनी पड़ती है दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग तरह से हो सकता है यहाँ पर। लैंड है, बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, ठीक है, मिनरल राइट्स हैं यहाँ पर, और जैसे कि यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर, टोल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए प्रोफेशनल टैक्स है, ट्रेड टैक्स है, यहाँ भी हम कॉलिंग टैक्स बोलते हैं यहाँ पर। तो इस तरह के जो सारे जो स्टैम्प ड्यूटी है वो भी जो स्टेट के अंदर दी जाएगी, स्टेट के नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे टैक्सेस किसको जाएंगे, स्टेट को जाएंगे, और लगाने वाला भी यहाँ पर कौन होगा, वो स्टेट ही होना है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रेवेन्यू टैक्सेस। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या यहाँ पर है इसके अंदर। हमारा अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिलेशन का बारे में हम बात कर रहे थे, ये उसका लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। यहाँ पर बात की जा रही है उस रेवेन्यू की जो कि टैक्स के ज़रिए से नहीं मिलता, मतलब सरकार ये टैक्स नहीं लगाती, सरकार इसको कमाती है। सरकार के पास सोर्सेस है, जैसे सरकार की फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, इनके ज़रिए सरकार कमाती है, बैंकिंग है, करेंसी है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से यहाँ पर सरकार पैसा कमाती है। और इसके अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस किस बेसिस पे किया गया है, यानी कि किस सेक्टर से यहाँ पर कौन सी जो गवर्नमेंट है स्टेट की, जो सेंटर की गवर्नमेंट है, वो पैसा कमाती है यहाँ पर। तो देखते हैं, सबसे पहला जो यहाँ पर आता है वो है पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विसेज। देखिए टेलीग्राफ तो आज के टाइम पे बहुत ही कम इस्तेमाल कहीं शायद ही होता होगा, हालांकि जो पोस्टल सर्विसेज है वो अब भी काफ़ी बड़े लेवल पे इंडिया में इस्तेमाल की जाती है। हालांकि स्पीड पोस्ट आज के टाइम में आ चुकी है, और जो दूसरी पोस्टल सर्विस है यहाँ पर वो भी मौजूद है इंडिया के अंदर, मगर पोस्टल सर्विस जो इंडिया के अंदर आज भी है उसको जो उसके अंदर डिपार्टमेंट जॉब्स निकलती हैं, आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही भर्तियाँ करती है। तो सीधी सी बात है ये सेंटर का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर ऑल ओवर द इंडिया ये काम करता है आज भी। तो जो इस काम के ज़रिए से गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा सारा का सारा यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पे रेल रोड्स यानी कि रेलवेज़। अब रेलवेज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो रेलवेज़ चलाती है, जो उससे उसको आमदनी होती है वो गवर्नमेंट को मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि रेलवे जो है सेंटर का यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेंटर के अंडर यहाँ पर रेलवे आती है। हालांकि यहाँ पर जो है कुछ काम मेंटेनेंस है या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन में ज़रूरत पड़ती है स्टेट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से भी ये काम करवाती है लेकर, मगर वो जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है इस रेवेन्यू का वो स्टेट गवर्नमेंट को वो नहीं देती। बैंकिंग, अब देखिए बैंकिंग में आप सोच रहे हैं कि बैंकिंग पैसा गवर्नमेंट कैसे कमाती है, बहुत सी बात लोग जानते भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। जब हम अब आप लोग में यहाँ पर जो हम जनता है जो अपना पैसा बैंक के अंदर रखती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस पैसे को लेती है बैंक से लोन पे, या फिर कोई पर्सन भी ले सकता है, थर्ड पार्टी भी यहाँ पर कोई हो सकती है लेने के लिए लोन पे। अब जब वो लोन यहाँ से लिया जाएगा तो सीधी सी बात है उस लोन के ऊपर यहाँ पर क्या होगा कि टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ ब्याज लगता है।
अब जो वो ब्याज है वो बैंक ने कमा लिया। जो सरकारी बैंक है यहाँ पर ख़ास तौर पर SBI हो गया, पंजाब नेशनल है, इलाहाबाद बैंक है, ये सरकारी बैंक है ज़्यादातर, ठीक है। अब तो ये इनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, सरकारी बैंक ज़्यादातर। इसके अंदर कुछ बैंक इसमें पहले ऐसे भी थे कि जो राष्ट्रीय बैंक नहीं थे। अब आखिर तो यहाँ पर जितने सारे बैंक हैं आज के टाइम में उनका जो राष्ट्रीयकरण है किया गया है, और कुछ बैंकों का अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका निजीकरण भी कर रही है फ़िलहाल तो यहाँ पर जो वो लोन देते हैं, लोन के जो इनको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो यहाँ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। दूसरा कैसे होता है बैंकिंग से, बैंक से सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, मान लीजिए रेल बनवा डाली उससे, या हाईवेज बन गए। अब हाईवेज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट तो पावर है नहीं टोल लगाने की। हालांकि जब इंटर स्टेट यहाँ से ट्रेड होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट GST लगा देगी उसके ऊपर, तो वहाँ से जो GST से आमदनी होगी तो वो इनडायरेक्ट बैंकिंग के जो टैक्सेस पैसे लेते हैं उन्होंने वहाँ से उसको इनकम होती है। ब्रॉडकास्टिंग, आपके जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं, TV नेटवर्क्स हैं, यहाँ पर इस बारे में आ जाएगी। कॉइनेज है, सिक्के हैं, करेंसी है, सेंट्रल पब्लिक सेंटर इंटरप्राइजेज होती हैं, यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं सेंटर की, ठीक है। स्टेट से एंड लैब्स जो यहाँ पर आती हैं, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा कमाती है। अब बात आती है स्टेट के अंदर जो टैक्स के अलावा है, इरिगेशन, ठीक है, खेती से जुड़ा हुआ जो खर्चा यहाँ पर आमदनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो फॉरेस्ट, जंगल से जो आमदनी है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को होती है। यहाँ पर जो सामान स्टेट से मतलब जंगल से जो लकड़ी कटेगी या जो भी चीज़ मतलब निकलती है स्टेट से, जो जंगल से, जो स्टेट के अंदर आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हालांकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो सेंटर के अंदर भी आता है, यहाँ पे बात भी ध्यान रखने वाली बात है। फिलहाल तो बात आता है जो चीज़ें हैं इसकी स्टेट के अंदर ही रहती हैं। यहाँ पर फिशरीज़, मछली जो पालते हैं जिससे आमदनी होगी यहाँ पर, उससे जो जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। फिर वही है यहाँ पर स्टेट्स एंड लैब्स, और यहाँ पर जो है स्टेट के पब्लिक सेक्टर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रेवेन्यू है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, अलग से जो कमाते हैं उनकी आमदनी है, सीधी सी बात है यहाँ पर। ये आगे जो चलता है वो आता है यहाँ पे ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट। अब ये ग्रांट्स क्या है, मतलब जो अनुदान जिसको हम बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को मदद देती है पैसे से। यहाँ पर जब ज़रूरत पड़ती है, जब स्टेट गवर्नमेंट डिमांड करती है उसके अकॉर्डिंग इसको हम बांटते हैं यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर आता है हमारा स्टेटरी ग्रांट्स। स्टेटरी ग्रांट्स ये है कि जो ज़रूरतमंद स्टेट हैं उनको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की डिमांड के ऊपर पैसा देती है एक तरह से। मैं समझाता हूँ अभी आपको। डिस्क्रेटरी और ग्रांट्स होते हैं दूसरा यहाँ पर, ठीक है। और जो अदर फॉर्म भी होती हैं यहाँ पर, ज़्यादातर उसके बारे में डिस्कस इसमें नहीं किया गया है, नाम ही हम जाएंगे कि जब हम बात करेंगे इसके बारे में जब अलग से, तो उसमें हम इस चीज़ को देख लेंगे फ़िलहाल तो स्टेटरी जो ग्रांट्स हैं यहाँ पर आर्टिकल 275 के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं कि पार्लियामेंट को ये राइट है और पार्लियामेंट को अथॉरिटी है इस चीज़ की कि वो फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है स्टेट्स की। अब देखिए इसके अंदर भी क्या है, आपने कई बार देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी जाके दे रहे हैं सौगात, ये कराएंगे वो कराएंगे, वो काम तो सेंटर के पास ही है भाई। देखिए कहीं पर डैम बनवाना, बड़े पुल बनवाना, वो काम सेंटर की गवर्नमेंट के अंदर ही होता है। तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट झंडे नहीं गाड़ रही उसके अंदर, सीधी सी बात है, उसकी जिम्मेदारी है वो उसको पूरा कर रही है, उसको करना ही पड़ेगा यहाँ पर। मगर अब मान लीजिए कुछ एरियाज हैं, स्टेट सेंटर हैं, हमारे देश के अंदर राज्य ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है पैसे की, ठीक है, उनके जो अर्थव्यवस्था है स्टेट की वो ख़राब हो रही है यहाँ पर, उनको इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। अभी आप ये देखा कुछ लॉकडाउन के टाइम में भी स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी कुछ स्टेट्स की यहाँ पर। हालांकि जब गवर्नमेंट स्टेट के अंदर है और जो गवर्नमेंट सेंटर के अंदर है, अगर सेम पार्टी की है तो ऐसा मुमकिन हो जाता है, ज़्यादातर अगर सेम पार्टी की नहीं है तो नहीं होता, मुश्किल से ही स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है फिर इस मामले में। तो यहाँ पर क्या है कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट को यहाँ पर हेल्प करेगी जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनको पैसा चाहिए। हर स्टेट को नहीं करेगी, वो जिसको चाहिए उसको वो पैसा दे डालेगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये कहाँ से जाते हैं, इंडियन कंसोलिडेशन जो फंड है वो वहाँ से निकाला जाता है और स्टेट को दिया जाता है। अब ये पैसा जो देने की जो रिकमेंडेशन कौन करता है यहाँ पर, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड करता है कि हाँ यार स्टेट की व्यवस्था ख़राब हो रही है या उसमें इतना इतना डेवलपमेंट हमें करना है, तो वहाँ पर पैसा चाहिए होगा जो कि स्टेट अपने आप रेवेन्यू या टैक्सेस के ज़रिए से जनरेट नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। दूसरा आता है डिस्ट्रिक्टरी
ग्रांट्स, इसमें क्या आता है कि वो ग्रांट्स हैं जिसको पब्लिक पर्पज़ के लिए दिया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। आर्टिकल 282 में ये आता है, ठीक है, किसके लिए, पब्लिक पर्पज़ के लिए आता है, ठीक है, जो कि आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन आता है, सेंटर के हद में नहीं आता यहाँ पर, मतलब सेंटर यहाँ पर क्या है वो दे सकती है। मतलब ये वाली बात है कि भाई अपनी इच्छा है, ड्यूटी नहीं है, ठीक है, मगर अच्छी अपनी इच्छा है, अगर वो चाहते हैं तो वो कर सकते हैं ऐसा। मान लीजिए कोई ट्राइबल एरियाज़ है किसी स्टेट के अंदर, वो पूरे स्टेट को नहीं देंगे, वो किसी ट्राइबल एरिया को या फिर रूरल एरिया को पैसा वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दे सकती है। हालांकि जो दिएगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट को ही देगी और वो उसमें गाइडलाइंस देगी कि हम, या फिर बाकायदा वो पार्लियामेंट के अंदर पास करके देगी एक्ट कि हम इतना इतना टैक्स यहाँ पर देंगे और इसके लिए दिया जा रहा है यहाँ पर। अदर ग्रांट्स भी यहाँ पर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो अब अदर ग्रांट्स हैं यहाँ पर वो आसाम, बिहार, ओडिशा और वेस्ट बंगाल को दिए जाया करते हैं 10 साल तक, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद, क्योंकि इनकी जो स्थिति थी वो उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इनकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए ये ग्रांट्स दिए जाया करते थे यहाँ पर, ठीक है। इसमें वही चीज़ है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसकी सजेशन के ऊपर ही यहाँ पर दिया जाता था इनको, अब तो खैर ये ख़त्म हो चुका है ये चीज़ जो है। अब आता है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। छोटा सा हम इस बारे में जानेंगे कि अपने आप में बड़ा टॉपिक है तो हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे वीडियो के अंदर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब यहाँ पर ऐड हुआ है इंडिया के अंदर, ये हुआ 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के ज़रिए से। इसमें जब पास किया गया इसको तो गवर्नमेंट ने, मतलब जो पार्लियामेंट है उसका कहना ये था कि हम स्मूथ और इफ़ेक्टिव प्रोसेस चाहते हैं टैक्स को कलेक्ट करने का, कि स्टेट का अलग है, सेंटर का अलग है, कि सर्विस को लेकर, इंटर स्टेट को लेकर। तो यहाँ पर जो दो स्टेट हैं वो आपस में ही लड़ना जाए टैक्स के बंटवारे को लेकर, खासकर जब इंटर स्टेट होता है, यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो वो लड़ ना जाए आपस में, उस कंडीशन को हम कंट्रोल करने के लिए। और अलग अलग जो स्टेट के अंदर एक ही चीज़ के ऊपर अलग अलग टैक्स लगे हुए हैं, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो उसको हम ख़त्म करके पूरे इंडिया के अंदर वन नेशनल मार्केट चाहते हैं बनाना यहाँ पर, और वन टैक्स, ठीक है, हर चीज़ के ऊपर, हर सर्विस के ऊपर, जैसे सर्विस है उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा यहाँ पर। जो इसके लिए इसको लागू किया गया था यहाँ पर, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 269A के अकॉर्डिंग, कि वो जीएसटी काउंसिल को बना सकता है यहाँ पर, मतलब पार्लियामेंट की सजेशन के ऊपर ही वो काम करेगा यहाँ पर, कि वो जीएसटी काउंसिल को बनाएगा। फिर देन वो क्या करेगा यहाँ पर, सेंटर स्टेट के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उस पर वो काम करना शुरू करेगा, ठीक है, कि भाई ये वाला टैक्स है, इस टैक्स के ऊपर आप इतना टैक्स लगाइए, मैं इतना टैक्स लगाता हूँ, मतलब कॉमन टैक्स लगेगा। सीधी सी बात है, अगर जैसे मान लीजिए प्रतिशत लगाए गए थे ना इसके अंदर कि 12%, 5% लगेगा, 18, 28, तो वो मान लीजिए अगर लगता है यहाँ पर 28% यहाँ पर, तो 14 स्टेट का है, 14 सेंटर के अंदर जाएगा यहाँ पर, सीधी बात है, इसका टैक्स जो जाएगा यहाँ पर। और जो सरचार्जेज हैं यहाँ पर वो अलग हैं जो लगेंगे, वो जो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। इसमें क्या क्या दिया गया है, इनको कौन कौन से मैटर्स दिए गए, इसके अंदर जीएसटी के अंदर कौन कौन से मैटर्स आते हैं यहाँ पर, द टैक्स, सीजेस एंड सब चार्जेस, सर चार्जेस लेविड बाय सेंटर एंड द स्टेट एंड द लोकल बॉडी दैट वुड गेट मर्ज इन जीएसटी। जो सेंटर, स्टेट और जो लोकल गवर्नमेंट जिसको म्यूनसिपैलिटीज़ बोलते हैं हम, वो टैक्सेस लगाया करती थी, वो सारे टैक्सेस को मर्ज करके यहाँ पे जीएसटी के अंदर कर दिया गया है। यानी कि जब सरचार्ज का जो हिसाब है उसको ख़त्म किया गया इसके हिसाब से। द गुड्स एंड सर्विसेज मेट दैट मे बी सब्जेक्ट टू जीएसटी फॉर और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। जो सर्विस टैक्स है वो जीएसटी के अंदर चलेगा, सारे गुड्स सर्विस के, जब हम जानते हैं यहाँ पर जो सामान बनेगा बिकेगा उसका जो जीएसटी लगता है, और जो सर्विस आप लेते हैं उसके लिए जीएसटी लगता है। बाकी जो इनकम टैक्स वगैरह जो यहाँ पे लगता है या फिर जो स्टैम्प ड्यूटी है वो अलग होती है। मॉडल जीएसटी लॉज, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, अपॉइंटमेंट ऑफ जीएसटी लेविएशन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट और ट्रेड कॉमर्स एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न एंड प्लेस टू सप्लाई। जीएसटी में मॉडल क्या रखा गया भाई, कि प्रिंसिपल क्या होंगे यहाँ पर, कि लागू कौन कर रहा है, इसको बना कौन रहा है, यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रेड जो हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, कितना बंटवारा होगा, कितना किससे कनेक्ट किया जाएगा यहाँ पर, और कितना प्रतिशत यहाँ पर लगाया जाएगा, ये काम जीएसटी काउंसिल करेगी, ठीक है।
बाकी वही चीज़ आती है यहाँ पर इस चीज़ के अंदर। अब आखिर जो हम देखते हैं यहाँ पर, हाँ ये बता दिया था मैंने आपको कि द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद बैंड्स ऑफ जीएसटी, मतलब वही के जो 5% है, 12%, 18% और जो 28% यहाँ पर आता है, वो जीएसटी काउंसिल ही यहाँ पर इस बारे में बताएगी। अब हमारा जो सबसे आखिरी टॉपिक है यहाँ पर वो है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन हर 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर बनाई जाती है। इसका काम ये होता है कि वो इस चीज़ का यहाँ पर एनालिसिस करेगी कि हाँ स्टेट के अंदर, सेंटर के अंदर किस चीज़ पे टैक्स लगा के, मतलब कैसे कैसे उसको हमें पैसे यहाँ पर इकट्ठे करने हैं, ठीक है, और कैसे कैसे यहाँ पर हमें प्लानिंग करनी है। मतलब फाइनेंस कमीशन का सीधा सा काम यहाँ पर ये होता है कि मान लीजिए जीएसटी लग रहा है 5% की चीज़ के ऊपर, तो वो ये चेक करेगी जो हम 5% लगा रहे हैं कि वो सही है या नहीं है, हमें ज़्यादा लगाना चाहिए इससे, हमें इससे कम लगाना चाहिए। फिर वो ये भी डीप देखेगी यहाँ पर कि जो स्टेट को हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं टैक्सेस का, यहाँ पर वो जब शुरुआत में कहा गया था 2006 के अंदर, 2000 के अंदर कहा था, 18वां जो अमेंडमेंट था, 80वें अमेंडमेंट के अंदर, कि हम 29% देगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस, कहाँ से, जो वो इनकम टैक्स से लेती है, जो कॉर्पोरेशन टैक्स लेती है। अब ये काम सारा का सारा किसके पास आता है, जो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन है, वो इस चीज़ को रेकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को यहाँ पर। हाँ पार्लियामेंट मानती है ये बात को या नहीं मानती है, उसकी अपनी परमिशन मर्जी होती है यहाँ पर, और 5 साल के लिए इसको बनाया जाता है, हर साल 5 साल बाद बनती है यहाँ पर ये। और एक बात और रखनी है यहाँ पर, जुडिशियल कम फाइनेंशियल अथॉरिटी है यहाँ पर, यानी कि मान लीजिए पिछली सरकार थी या फिर सरकार चल रही है किसी पार्टी की अभी, तो ये फाइनेंस कमीशन जो है उस सरकार के किसी भी बंदे को बुलाकर, जो इस काम से, जो मतलब जो फाइनेंस से रिलेटेड पर्सन होगा यहाँ पर, उसको बुलाकर पूछ सकती है कि हमें बताइए कि आपने कितना रुपया किससे लिया, कितना रुपया दिया, कितना टैक्स लगाया, ठीक है। तो इसके पास पावर है, जैसे कोर्ट के पास पावर होती है ना, आंसरेबल होता है सामने कोर्ट के इंसान, ऐसे ही यहाँ पर भी आप इसमें आंसरेबल हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये वीडियो हमारी जितनी 3 वीडियो मैंने कंप्लीट करी हैं यहाँ पर, स्टेट या फिर जो रिलेशन है यूनियन के और सेंटर के, उस बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।